चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया। ये कहानी है उन छोटी छोटी अजीब सी लगने वाली बातों की जिन्होंने हमारे सोचने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, एक सवाल है। सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब उतना आसान है नहीं। और यही जवाब अर्थशास्त्र के एक बहुत बड़े बुनियादी नियम पर सवालिया निशान लगाता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं पारंपरिक अर्थशास्त्र के हीरो से। ये काल्पनिक जीव है जिसे एकॉन कहा जाता है। एक ऐसा प्राणी जो हमेशा हमेशा हर हाल में एकदम परफेक्ट तर्क से भरे फैसले लेता है। देखिए, इस मॉडल की दुनिया ना बहुत ही सीधी साधी और खूबसूरत थी। ये मानती थी कि हम सब अपना फायदा सबसे ऊपर रखते हैं और इसके लिए एकदम सही सही कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं थी और ना ही गलती की कोई गुंजाइश। सब कुछ परफेक्ट। और इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है वो है इन किताबी इकॉन्स और हम असली इंसानों के बीच का जमीन आसमान का फर्क। कहाँ वो जो हर फैसला किसी कंप्यूटर की तरह लेते हैं और कहाँ हम जो अक्सर दिल की सुनते हैं, माहौल से प्रभावित हो जाते हैं और कभी कभी तो ऐसी बातों पर भी ध्यान दे देते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। और बस ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है अर्थशास्त्री रिचर्ड थैलर की। उन्होंने एक बहुत ही सीधी लेकिन क्रांतिकारी बात नोटिस की कि भाई असल दुनिया के लोग इन इकॉन्स की तरह बिल्कुल भी बर्ताव नहीं कर रहे थे। थेलर ने यह भी देखा कि हम जो गलतियां करते हैं वो रैंडम नहीं होती। उनमें एक पैटर्न है, एक सिस्टम है। और यही बात इस पूरी खोज को इतना दिलचस्प बना देती है कि हमारी गलतियां भी प्रिडिक्टेबल हैं। और ये स्लाइड उन्हीं कुछ चीजों की एक झलक है। ये वो बातें हैं जिन्हें पुराने अर्थशास्त्र ने इररेलेवेंट यानी अप्रासंगिक कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे हर छोटे बड़े फैसले पर गहरा असर डालती हैं। तो चलिए अब उस पहली बड़ी चोट की बात करते हैं जिसने इस पुराने सुंदर से मॉडल की नींव हिलानी शुरू कर दी। ये एक ऐसा आइडिया है जो सुनने में बड़ा सिंपल है पर इसका असर बहुत गहरा है। ये कहता है कि हम चीज़ों को सिर्फ इसलिए ज़्यादा कीमती मानने लगते हैं क्योंकि वो हमारी हैं। हमारी पसंद बदल जाती है सिर्फ मालिकाना हक बदलने से। अब भाई, इतने बड़े दावे को साबित करने के लिए सबूत भी तो पक्का चाहिए, है ना? तो इसे परखने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और सरल सा प्रयोग किया गया, मशहूर मग एक्सपेरिमेंट। और नतीजे एकदम हैरान कर देने वाले। जिन लोगों को मग मुफ्त में मिला था वो उसे बेचने के लिए लगभग 2 गुनी कीमत मांग रहे थे उन लोगों के मुकाबले जो उसे खरीदना चाहते थे। याद रखिए, यह बिल्कुल वही मग था, कोई फर्क नहीं। इस अजीब से अंतर के पीछे एक बहुत ही बुनियादी इंसानी फितरत छुपी है। हमें कुछ पाने की खुशी से कहीं ज्यादा कुछ खोने का डर होता है, उसका दर्द होता है। जब मग आपका हो जाता है तो उसे बेचना एक नुकसान जैसा महसूस होता है और इसी को कहते हैं लॉस एवर्जन। अब थेलर के पास ये सबूत तो थे, लेकिन वो जानते थे कि अर्थशास्त्र के बड़े बड़े दिग्गजों से सीधे टक्कर लेना मुश्किल होगा। तो उन्होंने सीधे जंग का ऐलान करने के बजाय एक ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा सब्र वाला रास्ता अपनाया। उन्होंने इन अजीब नतीजों को एक नाम दिया, विसंगतियां या एनोमलीज। ये वो पहेलियां थी, वो असल दुनिया के सबूत थे जिनके सामने पुराना इकोनॉमिक मॉडल पूरी तरह से फेल हो जाता था। और ये थी उनकी रणनीति। वो बस सब्र के साथ एक एक करके इन विसंगतियों को इकट्ठा करते गए और जर्नल में छापते गए। धीरे धीरे सबूतों का ये पहाड़ इतना ऊंचा हो गया कि इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। अर्थशास्त्र को आईने में अपनी ही खामियां साफ साफ देखने लगीं। जाहिर है, इस नई सोच का स्वागत खुली बाहों से तो नहीं हुआ। पुरानी अर्थशास्त्रियों ने इन नतीजों को खारिज करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, अरे ये तो बस लैब में होता है, असल बाजार में सब ठीक हो जाता है। लेकिन सबूतों की लहर इतनी मजबूत थी कि आखिरकार उसे रोकना नामुमकिन हो गया। और इसके साथ ही इंसान के फैसलों को देखने और समझने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। हम उस दुनिया से बाहर आ गए जहां इंसान को एक परफेक्ट मशीन माना जाता था और उस दुनिया में कदम रखा जहां इंसान को इंसान माना गया, अपनी भावनाओं, अपनी गलतियों और अपने अनोखे मनोविज्ञान के साथ। और इस नई सोच का सबसे जरूरी सबक ये नहीं है कि हम इंसान बेवकूफ हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये है कि हम इंसान हैं और हमारा व्यवहार प्रेडिक्टेबल है। बस उसे समझने के लिए हमें एक नए चश्मे की जरूरत थी। और ये हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारे आर्थिक फैसले इतने प्रिडिक्टेबल तरीकों से
तर्कहीन हो सकते हैं, तो जिंदगी के बाकी हिस्सों का क्या? हमारे रिश्ते, हमारा करियर, हमारी सेहत। सोचिए, कहाँ-कहाँ हमारा ये इंसानीपन हमारे फैसलों को चला रहा है। क्या 100 रुपए की कीमत हमेशा 100 रुपए ही होती है? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग इस बात से हमेशा सहमत नहीं होता। तो चलिए आज पता लगाते हैं पैसे को लेकर हमारे दिमाग के कुछ छिपे हुए सीक्रेट नियमों के बारे में। तो सवाल यही है कि 100 रुपए हमेशा 100 रुपए के बराबर होते हैं? अगर हिसाब किताब की बात करें तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब बात साइकोलॉजी पर आती है तो इसका जवाब हैरान कर सकता है। देखते हैं कैसे। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए एक कैलकुलेटर खरीदना है, कीमत है 200 रुपए, पर पता चलता है कि 20 मिनट की दूरी पर एक दुकान में वही कैलकुलेटर सिर्फ 100 रुपए में मिल रहा है। क्या कोई वो 20 मिनट ड्राइव कर जाएगा? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, क्यों नहीं। अब सिचुएशन बदलते हैं। एक टीवी खरीदना है 10,000 रुपए का और वही टीवी 20 मिनट दूर की दुकान पर 9,900 रुपए में मिल रहा है। अब कोई जाएगा? ज्यादातर लोग कहेंगे अरे छोड़ो भी। पर सोचने वाली बात तो ये है कि दोनों ही सूरतों में बच तो 100 रुपए ही रहे हैं। और बस असली खेल यहीं पर है। अगर हिसाब से देखें तो 100 रुपए तो 100 रुपए ही हैं, चाहे वो 200 पर बच रहे हों या 10,000 पर। लेकिन हमारे दिमाग के लिए ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। और इस पहेली का जवाब मैथ्स या इकोनॉमिक्स में नहीं बल्कि साइकोलॉजी में छिपा है। तो आखिर हमारे दिमाग में ऐसा चलता क्या है? इस अजीब से बर्ताव की वजह क्या है? इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं मेंटल अकाउंटिंग, यानी हमारे दिमाग का अपना एक सीक्रेट बजटिंग सिस्टम। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इसी को मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जाने अनजाने में अपने दिमाग के अंदर पैसों को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग खातों में बांट देते हैं और फिर हर खाते के पैसे को अलग नज़र से देखते हैं, उसे अलग तरह से ट्रीट करते हैं। देखिए, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है वो तो कहता है कि पैसा फंजिबल है, मतलब हर रुपया एक जैसा होता है, चाहे वो सैलरी से आए या लॉटरी से। 1 रुपए की कीमत 1 रुपया ही है। लेकिन बिहेवियरल साइंस कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। हम पैसों पर दिमागी तौर पर लेबल लगा देते हैं। सैलरी से जो पैसा आता है वो मेहनत की कमाई है और जो लॉटरी में जीत लिया वो मस्ती वाला पैसा है। और यहीं से बात और मजेदार हो जाती है। ऐसा समझिए कि हमारे दिमाग में पैसे के लिए अलग अलग बाल्टियां रखी हैं। सैलरी वाली बाल्टी, अरे वो तो घर के जरूरी खर्चों के लिए है। वेकेशन फंड वाली बाल्टी, उसे तो छूना भी मना है जब तक छुट्टियां ना आ जाएं। लेकिन टैक्स रिफंड, अरे वाह, ये तो जैसे एक्स्ट्रा पैसा मिल गया है ना, चलो उड़ाते हैं। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये मेंटल अकाउंट्स होते क्या हैं, तो चलिए अब उन मजेदार गड़बड़ियों को देखते हैं जो इस सिस्टम की वजह से हमारे फाइनेंशियल फैसलों में होती है। ये आइडिया संक कॉस्ट फैलेसी की एकदम जड़ है। होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज के लिए पैसे देते हैं ना, तो दिमाग में एक नया खाता खुल जाता है। अब अगर हम उस चीज को इस्तेमाल न करें तो दिमाग को लगता है कि ये खाता तो घाटे में जा रहा है और ये घाटा हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एक बेकार मूवी देखना। टिकट खरीद लिया, मूवी हॉल में बैठ गए और मूवी एकदम बकवास निकली। लॉजिक तो यही कहता है कि उठो और निकलो, अपना टाइम बचाओ। लेकिन नहीं, दिमाग क्या कहता है, अरे पैसे लगे हैं, अब तो पूरी देखनी पड़ेगी। मतलब हम उस पैसे को वसूल करने के चक्कर में अपना कीमती वक्त भी बर्बाद कर देते हैं। चलिए एक और दिमागी गड़बड़ी की बात करते हैं। इसे कहते हैं हाउस मनी इफेक्ट। ये सब इस बात पर है कि पैसा आया कहाँ से है और ये बात हमारे रिस्क लेने के तरीके को कैसे बदल देती है। ये एकदम साफ है। जब बात अपनी मेहनत की कमाई यानी सैलरी के पैसे से रिस्क लेने की आती है तो हम 100 बार सोचते हैं, बहुत सेफ चलते हैं। लेकिन अगर कहीं से पैसा जीत लिया तो उसे हाउस मनी माना जाता है। मतलब जैसे वो पैसा हमारा है ही नहीं और उस पैसे से रिस्क लेने में हमें डर भी कम लगता है। और ये चीज़ तो हम सब ने महसूस की होगी। ये सब कुछ एक अच्छी डील मिलने की फीलिंग के बारे में है। सोचिए एयरपोर्ट पर 150 रुपए की कॉफ़ी, ऐसा लगता है जैसे कोई लूट रहा है। लेकिन एक अच्छे बड़े कैफे में वही 150 रुपए की कॉफ़ी बिल्कुल ठीक लगती है। यही है ट्रांजैक्शन यूटिलिटी की पावर। मतलब कभी कभी हमें जो सामान मिल रहा है उससे ज़्यादा मज़ा उस अच्छे सौदे की फीलिंग में आता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हमारा दिमाग पैसे को लेकर इतनी सारी अतार्किक, इलॉजिकल गलतियां करता है, तो फिर ये सिस्टम हमारे अंदर बना ही क्यों? क्या ये हमारे दिमाग की कोई कमी है, कोई गड़बड़ी है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे,
क्या हो अगर ये जिन्हें हम गड़बड़ियां समझ रहे हैं वो असल में गड़बड़ियां हो ही नहीं? क्या हो अगर ये हमारे दिमाग के डिजाइन का एक फीचर हो? असल में ये जो मेंटल अकाउंटिंग है ये कोई कमी नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक स्मार्ट तरीका है इस उलझी हुई फाइनेंशियल दुनिया से निपटने का। ये अनगिनत फैसलों और जानकारियों के बोझ से खुद को बचाने का एक कोपिंग मैकेनिज्म है। इसके फायदे भी बहुत है। ये हमारे सोचने का बोझ हल्का करता है, हमें बजट बनाने और फिर उस पर टिके रहने में मदद करता है। ये सेल्फ कंट्रोल का एक बहुत अच्छा टूल है। सोचिए, इमरजेंसी फंड का पैसा अलग रखना ये कितना जरूरी है ताकि वो फिजूल खर्ची में ना उड़ जाए। ये मुश्किल फाइनेंशियल फैसलों को हमारे लिए आसान बना देता है। और ये कहानी सिर्फ हमारे पर्स तक ही सीमित नहीं है। ये छोटा सा साइकोलॉजिकल आइडिया हमारे आसपास की पूरी दुनिया को शक्ल देता है। कंपनियां हमें कैसे सामान बेचती हैं से लेकर सरकारें कैसे अपनी पॉलिसी बनाती हैं, सब पर इसका असर है। हमारी पर्सनल फाइनेंस में तो ये बजट बनाने में मदद करता ही है। बिजनेस और कंपनियां इसका इस्तेमाल अपनी प्राइसिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी में करती हैं ताकि हमें लगे कि हमें एक शानदार डील मिल रही है। और सरकारें वो भी इसका इस्तेमाल करती हैं, जैसे टैक्स रिफंड देना। उन्हें पता है कि इस पैसे को लोग एक्स्ट्रा मनी समझकर ज़्यादा आसानी से खर्च करेंगे। तो इस पूरी चर्चा से दो बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली कि हमारा दिमाग हर तरह के पैसे को एक बराबर नहीं समझता, और दूसरी, एक अच्छी डील मिलने की जो खुशी होती है वो कभी-कभी खरीदी गई चीज से भी ज्यादा मायने रखती है। तो अब जब हम सब दिमाग के सीक्रेट बजटिंग सिस्टम के बारे में जान गए हैं, तो पैसे को पहले की तरह देखना वाकई मुश्किल है। अगली बार जब कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेना हो तो ये सोचने वाली बात होगी, ये जो फैसला लिया जा रहा है वो लॉजिक की वजह से है या दिमाग के अपने मेंटल अकाउंटिंग की वजह से। ये हम सब ने महसूस किया है। वो जो अंदर एक जंग चलती रहती है ना, एक हिस्सा कहता है कि चलो कुछ बेहतर करते हैं और दूसरा कहता है अरे छोड़ो बस अभी मजे करो। यही है सेल्फ कंट्रोल की लड़ाई, और आज हम समझेंगे कि साइंस इसके पीछे की वजह क्या बताता है। कभी लगा है जैसे आप खुद से ही लड़ रहे हो? मतलब एक आवाज अंदर से आती है, नहीं ये सही काम करना है, और दूसरी फुसफुस आती है, अरे यार बस थोड़ी देर और। अगर ऐसा होता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। असल में ये हमारे दिमाग के डिजाइन का ही एक हिस्सा है। ये तो सबसे क्लासिक सिचुएशन है। प्लान बनता है कि आज रात को ये रिपोर्ट खत्म करनी ही करनी है, पक्का इरादा होता है। लेकिन फिर क्या होता है? नेटफ्लिक्स का एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है, बस एक और एपिसोड, और सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। या फिर ये वाला सोचिए, प्लान है कि इस महीने पैसे बचाने हैं, फ्यूचर के लिए कुछ जोड़ना है, लेकिन तभी एक जबरदस्त ऑनलाइन सेल का ऐड दिखता है। सेल अभी खत्म हो रही है, और बस पल भर में सारी प्लानिंग हवा हो जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम में कोई कमी है या हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई मॉरल फेलियर नहीं है। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल, मतलब एक जाना माना हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस अंदर की खींचतान को समझाने के लिए बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट रिचर्ड थेलर ने एक बड़ा ही जबरदस्त मॉडल दिया है। वो इसे कहते हैं प्लानर और डूअर। मतलब हमारे अंदर एक योजना बनाने वाला है और एक काम करने वाला। इसे ऐसे समझे, हमारे अंदर एक प्लानर है जो बहुत समझदार है। वो भविष्य के बारे में सोचता है, बड़े बड़े लक्ष्य बनाता है। और दूसरी तरफ है हमारा डूअर, जो बस अभी में जीता है। उसे तत्काल मजा चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। उसे कल की कोई फिक्र नहीं। और इस पूरी लड़ाई की जड़ में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं बाउंडेड विल पावर या सीमित इच्छा शक्ति। मतलब हमारी जो विल पावर है ना, वो एक फोन की बैटरी की तरह है। सुबह फुल चार्ज होती है, लेकिन दिन भर के फैसले लेते लेते खत्म हो जाती है। और जैसे ही बैटरी लो होती है, कौन कंट्रोल ले लेता है? हमारा डूअर। तो सवाल ये उठता है कि ये डूअर इतना पावरफुल क्यों है? उसके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट हथियार है कि वो हमारे समझदार प्लानर पर हमेशा भारी पड़ जाता है? इसका जवाब हमारे दिमाग के एक बहुत ही दिलचस्प झुकाव में छिपा है। इस हथियार का नाम है हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हमारा दिमाग अभी मिलने वाली चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। भविष्य में मिलने वाले बड़े इनाम के मुकाबले अभी हाथ में आने वाला छोटा सा इनाम भी उसे कहीं ज्यादा आकर्षक लगता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को चॉइस दी जाए, आज 100 रुपये चाहिए या कल 105 रुपये।
ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? आज 100 रुपए, कल के 5 रुपए ज्यादा के लिए एक दिन का इंतजार भी भारी लगता है। यहाँ पर हमारा डूअर पूरी तरह से कंट्रोल में है। ठीक है, अब इसी सवाल को थोड़ा बदल देते हैं। अब चॉइस है 365 दिन बाद 100 रुपए या 366 दिन बाद 105 रुपए। अब मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग 105 रुपए वाला ऑप्शन चुनेंगे। क्यों? क्योंकि अब दोनों ही इनाम बहुत दूर है, तो वो एक दिन का इंतजार कोई मायने नहीं रखता। यहाँ हमारा प्लानर फैसला ले रहा है। बस इसी को कहते हैं प्रेफरेंस रिवर्सल या वरीयता का उल्टाव। इसका मतलब ये है कि हमारी पसंद स्थिर नहीं है, वो समय के साथ बदल जाती है। जब टेम्पटेशन यानी प्रलोभन दूर होता है तो हमारा प्लानर चार्ज में होता है, लेकिन जैसे ही वो इनाम हमारी नज़रों के सामने आता है, हमारा डूअर पूरी सत्ता पर कब्जा कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हम हमेशा अपने इस पल में जीने वाले डूअर के गुलाम बने रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज की, उन तरकीबों की जिनका इस्तेमाल हमारा स्मार्ट प्लानर इस जंग को जीतने के लिए कर सकता है। और प्लानर का सबसे शक्तिशाली हथियार है कमिटमेंट डिवाइस या प्रतिबद्धता उपकरण। ये क्या है? ये आज में लिया गया एक ऐसा फैसला है जो भविष्य में हमारे डूअर के हाथ बांध देता है ताकि वो गलत चॉइस ले ही ना पाए। मतलब हमारा आज का मैं भविष्य के मैं के लिए नियम बना रहा है। इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण हैं, जैसे अपनी सैलरी से बचत को ऑटोमेटिक कर देना ताकि पैसा हाथ में आने से पहले ही इन्वेस्ट हो जाए, या फिर काम के वक्त ध्यान भटकाने वाले ऐप्स को ब्लॉक कर देना, घर में जंक फूड खरीद कर ही ना लाना, या फिर जिम की नॉन रिफंडेबल मेंबरशिप ले लेना ताकि पैसे बर्बाद होने के डर से जाना ही पड़े। एक और जबरदस्त टूल है मेंटल अकाउंटिंग। इसमें हम दिमाग में ही अपने पैसे के लिए अलग अलग डिब्बे बना लेते हैं, जैसे ये हॉलिडे वाला डिब्बा है, ये बच्चों की पढ़ाई वाला डिब्बा है। ऐसा करने से हमारा प्लानर हमारे डूअर को साफ साफ बता देता है कि देखो, इस डिब्बे के पैसे को हाथ नहीं लगाना है। और ये जो अंदर की लड़ाई है ना, ये सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है, ये हर जगह होती है। हेल्थ में, जब डाइट के बीच में केक सामने आ जाता है, प्रोडक्टिविटी में, जब डेडलाइन सिर पर होती है और हम काम टालते रहते हैं। ये संघर्ष हमारी जिंदगी के हर पहलू में मौजूद है। तो अभी तक हमने व्यक्तिगत आदतों की बात की। अब देखते हैं कि इसी समझ का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर, मतलब पॉलिसी बनाने में कैसे किया जा सकता है ताकि बेहतर सिस्टम बन सके। इसका एक बहुत ही मशहूर रियल वर्ल्ड उदाहरण है सेव मोर टुमारो प्रोग्राम। ये कमाल का आइडिया है। इसमें लोगों से आज ये कमिटमेंट लिया जाता है कि भविष्य में जब भी उनकी सैलरी बढ़ेगी तो उसका एक हिस्सा अपने आप सेविंग्स में चला जाएगा। क्योंकि ये फैसला भविष्य के बारे में है तो हमारा प्लानर फौरन मान जाता है, और जब सैलरी बढ़ती है तो डूअर को पता भी नहीं चलता। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं नज, मतलब हल्का सा धक्का देना। ये एक ऐसी पॉलिसी डिजाइन होती है जो लोगों को बेहतर फैसले लेने में मदद करती है, लेकिन उनकी आज़ादी छीने बिना। ये बेसिकली हमारे अंदर के प्लानर को जीतने में मदद करने के लिए एक स्मार्ट सिस्टम बनाने जैसा है। और आखिर में टेलर के काम का जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि इंसान न तो पूरी तरह से रैशनल होते हैं और न ही पूरी तरह से इरैशनल। सच तो ये है कि हम सब प्लानर हैं जिनके साथ एक डूअर जुड़ा हुआ है। हम इन दोनों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हैं। तो चलिए आज की सारी बातों को जल्दी से समेट लेते हैं। पहली बात, हम सबके अंदर एक प्लानर और एक डूअर है। दूसरी बात, हमारा डूअर अभी मिलने वाली चीजों के लिए दीवाना है, जिसे हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। तीसरी, कमिटमेंट डिवाइस हमारे प्लानर के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और चौथी, हम सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी ऐसे सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जो हमारे प्लानर को जीतने में मदद करें। तो अब जब हम अपने अंदर के इन दो किरदारों को, प्लानर और डूअर को, समझ चुके हैं, तो असली सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके कोई अपने अंदर के प्लानर को जिताने के लिए अगला कदम क्या उठा सकता है। चलिए आज एक बड़ा ही मजेदार सवाल उठाते हैं। क्या हमारे फैसले हमेशा पूरी तरह से लॉजिकल होते हैं या फिर उसमें कुछ और भी है? यही है इंसान होने का अर्थशास्त्र। आइए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक अजनबी को $100 दिए गए हैं और रूल बहुत सिंपल है, उसे इन पैसों में से कुछ हिस्सा आपको ऑफर करना है। लेकिन कहानी में एक पेच है। वो अजनबी आपको सिर्फ $1 देने का फैसला करता है।
अब अगर आप ये ऑफर ले लेते हैं तो आपको मिलता है $1 और उसे मिलते हैं $99। पर अगर आप मना कर देते हैं तो दोनों को कुछ नहीं मिलता, 0। तो सवाल ये उठता है, क्या ये मुफ्त का $1 ले लेना चाहिए? जरा सोचिए, इस सिचुएशन में असल में क्या किया जाना चाहिए? और यहीं से ना मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि यहाँ 2 तरह के जवाब हो सकते हैं। एक है एकदम तार्किक जवाब, अरे हाँ क्यों नहीं, $1 0 से तो बेहतर ही है। लेकिन फिर आता है एक इंसानी जवाब, ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या ऑफर फेयर था, क्या ये सही था। और यहीं पर पारंपरिक अर्थशास्त्र और हमारे असली इंसानी व्यवहार के बीच की टक्कर शुरू होती है। तो इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए सबसे पहले मिलते हैं पारंपरिक अर्थशास्त्र के हीरो से, जिसका नाम है परफेक्ट इकॉन। ये होमो इकोनॉमिकस, या चलिए आसानी के लिए इसे इकॉन बुलाते हैं। ये एक ऐसा काल्पनिक इंसान है जो हर सिचुएशन में पूरी तरह से लॉजिकल है और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। अर्थशास्त्र के जितने भी पुराने मॉडल्स हैं ना, वो इसी की नींव पर बने हैं। तो आखिर ये इकॉन होता कैसा है? देखिए, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है, उसके लिए फेयरनेस यानी निष्पक्षता या समाज के नियम, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। वो कोई भी पॉजिटिव मॉनेटरी ऑफर, मतलब पैसे का कोई भी ऑफर, हमेशा स्वीकार कर लेगा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। और हाँ, वो ये भी मानता है कि जैसे ही किसी चीज की डिमांड बढ़े, कंपनियों को फौरन उसकी कीमतें बढ़ा देनी चाहिए। पर क्या हम और आप, मतलब असल दुनिया के लोग, ऐसे होते हैं? अब कहानी में असली मोड़ आता है। यहीं पर आकर ये जो सीधा साधा मॉडल है ना, वो असल दुनिया की सच्चाई से टकराता है और टूट जाता है। इसको समझने के लिए अर्थशास्त्रियों ने एक बड़ा ही कमाल का प्रयोग किया, जिसका नाम है अल्टीमेटम गेम। नियम बिल्कुल वही हैं जो हमने शुरू में देखे थे। एक इंसान पैसे बांटने का प्रस्ताव रखता है, दूसरा इंसान या तो उसे स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार, और अगर उसने अस्वीकार कर दिया तो किसी को कुछ नहीं मिलता। और जब नतीजे आए तो भविष्यवाणी और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। इकॉन वाले तर्क के हिसाब से तो ऑफर करने वाले को बस 1% या उसके आसपास देना चाहिए था, लेकिन असलियत में लोगों ने औसतन 40 से 50% हिस्सा ऑफर किया। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। ये साफ दिखाता है कि हम लोग इकॉन की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो सवाल फिर वही, कोई मुफ्त का पैसा क्यों ठुकराएगा? जवाब बड़ा गहरा है, क्योंकि हम इंसानों के लिए फेयरनेस, मतलब निष्पक्षता, एक बहुत बड़ी चीज है। हम अनफेयर बर्ताव से इतना चिढ़ जाते हैं कि उसे सजा देने के लिए हम अपना खुद का नुकसान करने को भी तैयार हो जाते हैं। ये तो एकदम सेल्फ इंटरेस्ट वाले मॉडल के उल्टा है। तो आखिर हमारे इस इरैशनल या अतार्किक लगने वाले बर्ताव के पीछे है क्या? वो है निष्पक्षता की हमारी एक अंदरूनी समझ, एक छिपी हुई ताकत जो हमारे ज्यादातर फैसलों को चलाती है। इसे एक तरह से हमारा ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, हम दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। हमें नाइंसाफी बिल्कुल पसंद नहीं। हम अच्छाई का बदला अच्छाई से देते हैं और बुराई या अनफेयर बर्ताव का बदला सजा देकर, भले ही इसमें हमारा खुद का नुकसान क्यों ना हो। ये कुछ ऐसे सामाजिक नियम हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई लैब की बातें। अब देखते हैं कि असल दुनिया के बाजारों में इसका क्या मतलब है। ये आदतें हमारे मार्केट्स को कैसे शक्ल देती हैं। एक बहुत ही क्लासिक सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक दुकान में बर्फ हटाने वाले बेलचे $15 के हैं। अचानक एक बड़ा बर्फीला तूफान आता है और दुकान कीमत बढ़ाकर $20 कर देती है। अगर एक इकोनॉमिस्ट से पूछें तो ये बिल्कुल लॉजिकल है, डिमांड बढ़ी तो कीमत बढ़ी। लेकिन क्या ये हमें फेयर लगता है? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि इरादा क्या है, नीयत क्या है। अगर दुकान ने कीमत इसलिए बढ़ाई क्योंकि उसे खुद वो बेलचा महंगा मिल रहा था तो लोग उसे ठीक मानेंगे। लेकिन अगर कीमत सिर्फ इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि दुकानदार मौके का फायदा उठा रहा था तो लोग उसे एकदम अनफेयर मानेंगे, भले ही दोनों ही मामलों में कीमत एक जैसी बढ़ी हो। और ये सिर्फ कोई फीलिंग वाली बात नहीं है, इसके असली ठोस आर्थिक नतीजे होते हैं। कंपनियां अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती। वो अपने कर्मचारियों का हौसला बनाए रखने के लिए उनकी सैलरी काटने से बचती हैं। और किसी भी नेगोशिएशन या बातचीत में अगर एक पार्टी को लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो पूरी की पूरी डील खत्म हो सकती है। मतलब फेयरनेस का आइडिया सीधे सीधे इकॉनमी पर असर डालता है।
तो इन सब बातों से हम कहाँ पहुँचते हैं? हम पहुँचते हैं अर्थशास्त्र के एक ज्यादा मानवीय, एक ज्यादा असली रूप की तरफ। इकॉन्स की काल्पनिक दुनिया से निकलकर हम इंसानों की असली दुनिया में। तो यहाँ दो अलग अलग नज़रियों की कहानी है। पुराना पारंपरिक नज़रिया कहता है कि इंसान मतलबी होते हैं और बाजार बस सप्लाई और डिमांड से चलते हैं। लेकिन नया व्यवहारिक नज़रिया हमें बताता है कि नहीं, इंसान सामाजिक जीव हैं। हमारे लिए इरादे, नियम और फेयरनेस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और बाजार भी इन्हीं सामाजिक दायरों के अंदर काम करते हैं। तो आखिर में ये पूरी बातचीत एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर आकर रुकती है। बस ये एक बात कि हम इंसान सिर्फ पैसे या फायदे के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हम फेयरनेस यानी निष्पक्षता की भी उतनी ही परवाह करते हैं। इस एक छोटी सी बात ने अर्थशास्त्र को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, उसे और ज्यादा मानवीय बना दिया। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे आसपास, हमारी दुनिया में और कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ कोरे तर्क या लॉजिक से नहीं, बल्कि सही और गलत, न्याय और अन्याय की हमारी इस गहरी इंसानी भावना से चलती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। कभी सोचा है, जब भी पैसे की बात आती है तो हम इतने अजीब फैसले क्यों ले लेते हैं? आज हम फाइनेंस की दुनिया के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। पता लगाएंगे कि हमारे पैसों से जुड़े फैसलों के पीछे हमारा तर्क से भरा दिमाग होता है या हमारी भावनाएं। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमें अक्सर एक बात सिखाई जाती है कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो लॉजिक और डेटा पर चलने वाली एक परफेक्ट मशीन की तरह हैं। हर फैसला बिल्कुल सोच समझ कर लिया जाता है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? या फिर वो भी हमारी ही तरह हैं, इंसानी भावनाओं, गलतियों और सोच के झुकाव से भरी हुई? बस यही एक सवाल है जो बिहेवियरल फाइनेंस यानी व्यवहारिक वित्त के दिल में है। तो सबसे पहले चलिए उस पारंपरिक सोच को समझते हैं जिसे दशकों तक सच माना जाता रहा, एक परफेक्ट लॉजिकल बाजार का मिथक। इस सोच की जो नींव है वो है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। अगर आसान शब्दों में कहूं तो इसका मतलब यह है कि किसी भी शेयर की कीमत में उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी अच्छी बुरी खबर पहले से ही शामिल होती है। इसलिए कोई भी आसानी से मार्केट को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि बाजार को सब पता है। तो ये जो पारंपरिक सोच है वो दो बड़ी बातों पर टिकी है। पहली कि निवेशक हमेशा तर्क से सोचते हैं, और दूसरी कि बाजार हमेशा सही काम करते हैं। मतलब इस परफेक्ट दुनिया में किसी चीज की कीमत कभी गलत हो ही नहीं सकती, और अगर कभी हो भी जाए तो उसे फौरन ठीक कर लिया जाता है। लेकिन क्या असल दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है? चलिए अब देखते हैं कि इस परफेक्ट सी दिखने वाली मशीन में कुछ गड़बड़ियां, कुछ ग्लिच कैसे नजर आने लगे। सबूत ये बताने लगे कि बाजार कभी-कभी खबरों पर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर देते हैं। जैसे जिन स्टॉक्स ने बहुत बुरा परफॉर्म किया होता है वो बाद में उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर करने लगते हैं। ये जो पैटर्न है ये पूरी तरह से लॉजिकल तो नहीं लगता। इसका एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण है क्लोज्ड एंड फंड पजल। जरा सोचिए, एक बक्से में 100 रुपए का सामान है, लेकिन बाजार में वही बक्सा 90 रुपए में बिक रहा है। ये कोई लॉजिक वाली बात तो नहीं हुई है ना? पर फाइनेंशियल मार्केट्स में ठीक ऐसा होता है। यहाँ जो सबसे बड़ी पहेली थी वो ये थी कि कीमत और असली वैल्यू दोनों बराबर नहीं थे, और ये बात पारंपरिक फाइनेंस के मूल सिद्धांत पर एक सीधा सवाल था। इसे समझने के लिए अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स का ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाला आइडिया बहुत अच्छा है। निवेशक अक्सर वो चीज नहीं चुनते जो उन्हें असल में सबसे अच्छी लगती है, बल्कि वो चीज चुनते हैं जो उन्हें लगता है कि दूसरे लोगों को सबसे अच्छी लगेगी। और बस यहीं से झुंड में चलने की मानसिकता और मार्केट में बबल बनने लगते हैं। इससे ये तो साफ हो रहा था कि बाजार की इन गड़बड़ियों के पीछे कहीं ना कहीं एक इंसानी हाथ है। चलिए अगले सेक्शन में देखते हैं कि ये हाथ काम कैसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हो क्या रहा है? अगर बाजार पूरी तरह से लॉजिकल नहीं है तो फिर उन्हें चला कौन रहा है? जवाब मिलता है हमारे अपने दिमाग में। बिहेवियरल फाइनेंस ने कुछ मनोवैज्ञानिक गुनहगारों की पहचान की है, जैसे कि लॉस से नफरत, मतलब 100 रुपए पाने की खुशी 100 रुपए खोने के दुख से कहीं कम होती है। ओवर कॉन्फिडेंस, जब हमें लगता है कि हमें सब पता है, और झुंड के साथ चलने की आदत, जो सब कर रहे हैं वही सही होगा। ये सारी भावनाएं हमारे फैसलों पर हावी हो जाती हैं।
इस पर जो पुराने ख्यालात वाले अर्थशास्त्री थे, उनका तर्क था कि अरे भाई, स्मार्ट निवेशक बाजार की किसी भी गलती को फौरन ठीक कर देंगे, मतलब वो सस्ती चीज खरीद कर महंगी बेच देंगे। लेकिन असल दुनिया में ऐसा करना बहुत रिस्की और महंगा हो सकता है। इसीलिए बाजार की ये गैर तर्कसंगत स्थितियां लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। अच्छा, तो जब हमें ये पता चल गया कि हम इंसान गलतियां करते ही हैं, तो क्या हम इस सच्चाई को ध्यान में रखकर बेहतर सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। ये हमें ले जाता है नज थ्योरी की ओर। ये एक ऐसा कमाल का आइडिया है जिसमें लोगों की पसंद की आज़ादी छीने बिना छोटे छोटे सुझावों से उन्हें बेहतर फैसले लेने के लिए बस थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाता है। ये किसी को धक्का देना नहीं है, बल्कि सही दिशा में एक हल्का सा इशारा करना है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है सेव मोर टुमारो प्रोग्राम। ये लोगों से बस इतना कहता है कि अभी कुछ मत बचाइए, लेकिन जब अगली बार आपकी सैलरी बढ़े तो क्या हम उस बढ़ी हुई रकम का एक छोटा सा हिस्सा आपकी बचत में डाल सकते हैं। यह हमारी टालम-टोल करने की आदत का ही इस्तेमाल करके हमारी मदद करता है, और सबसे अच्छी बात, सब कुछ अपने आप हो जाता है। और नतीजा तो कमाल का था। इस प्रोग्राम को अपनाने वाले लोगों की बचत दर औसतन 3.5% से बढ़कर लगभग 14% तक पहुंच गई। ये बिहेवियरल साइंस की एक जबरदस्त कामयाबी थी। तो इस सबसे पॉलिसी बनाने को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आए। पारंपरिक नजरिया कहता है कि सरकार को तर्कसंगत बाजारों में दखल नहीं देना चाहिए, जबकि व्यवहारिक नजरिया कहता है कि अगर सोच समझकर सिस्टम डिजाइन किए जाएं तो बिना किसी जबरदस्ती के लोगों का भला किया जा सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव ये आया, हम इस सोच से आगे बढ़ चुके हैं कि इंसान हमेशा परफेक्ट फैसले लेता है। अब हम ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जो इंसानों की उन गलतियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं जिनका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर हमारा माहौल ही हमारे फैसलों को एक दिशा देता है, तो इस माहौल को डिजाइन करने का अधिकार आखिर किसके पास होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।